Good evening, class. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good Good evening, evening. sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. ठीक है, आपको आज असाइनमेंट की लिस्ट मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप पर। सभी लोगों के लिए इंडिविजुअली अलग अलग असाइनमेंट अलॉट किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग उस असाइनमेंट को देखेंगे, पहले समझ लीजिए उसको, और उसको बुक में पढ़ लीजिए अच्छे से कि वो आपका कैसा टॉपिक है। वो टॉपिक जो असाइनमेंट आप लोगों को अलॉट किए गए हैं वो आपके रिसर्च मैथोलॉजी का जो पेपर है आपका, जो आप लोग इस समय पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, और वो टॉपिक्स आपको जनरली किसी भी बुक में मिल जाएंगे, रिसर्च की जो सोशल साइंसेज की बुक होती हैं, तो उसमें से आप पढ़िए और कोशिश कीजिए कि आप लोग एक ही बुक से कंटेंट मत उठाइए। ठीक है, उसका आपको फॉर्मेट क्या रहेगा वो मैं अभी बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आप लोगों को असाइनमेंट बनाना है अपना। ठीक है, तो वो आपको सिर्फ वही असाइनमेंट बनाना है। ठीक, और उसके आगे क्या होता है वो हम लोग आपको बताते जाएंगे कैसे कैसे क्या करना है, लेकिन फिलहाल वो एक डेडलाइन दी जाएगी आपको, लास्ट डेट दी जाएगी, उसके भीतर ही आपको अपना वो असाइनमेंट बना के मुझको भेजना है। ठीक है, तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है वो असाइनमेंट के एक अलग से मार्क्स हैं। ठीक, तो असाइनमेंट हो गया, अटेंडेंस हो गई, और आपकी जो भी ये असेसमेंट चलता है, हम लोग छोटे छोटे असाइनमेंट लेते रहते हैं, उससे आपका असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट होगा, और उसके बाद में जुलाई की तरफ आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक रहीं, लेकिन असाइनमेंट पे हम लोग आते हैं अभी। मुझे लगता है अभी 11 लोग जुड़े हैं, शायद अगर एक आध और आ सर, जाए। हाँ, सर, कुछ बोलना है? हाँ ये हाँ, बोलिए। असाइनमेंट आज आप देंगे, ये आर्टिकल के क्रिटिकली रिव्यू जो करना है वो अलग है, ये अलग है? वो अलग है। आप लोगों ने बताया था मुझको पिछली क्लास में कि हम लोग रिव्यू वाला पोर्शन, कुछ कुछ लोग कह रहे थे हम लोगों को समझ में नहीं आया या हम लोगों जी को करना जी सर, होगा। वो हम लोगों ने कभी हाँ करा नहीं है। मुझे आपसे इंडिविजुअली भी पूछने वाला था कि उसको हाँ किस हाँ। तरह से करेंगे। हम्म। तो पेपर पेपर जैसे हमने निकाल लिया, पेपर को पढ़ लिया, तो हम्म। कभी उसका क्रिटिकल एनालिसिस तो किया नहीं है, तो वो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें और किस तरह हाँ, से नहीं उसको नहीं, मैं पॉइंट आउट समझ करें। गया। जी, ठीक है, तो वो तो क्रिटिकल रिव्यू जो करना था आपको रिसर्च पेपर का, वो अभी मत करिए, अभी यही असाइनमेंट करना है। ठीक है, उसको भी होल्ड कर लें। हाँ, उसको होल्ड पे अभी रखिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ, सर, है। हम दोनों लोगों चीजें को आपने बताई थी ना, होल्ड पर है, सिनॉप्सिस और ये दोनों चीजें। हाँ, दोनों चीजें होल्ड पर हैं, क्योंकि ठीक है। हम, तो ये हाँ, दो हम असाइनमेंट दे लोगों रहे हैं का, कि एक दे रहे हैं सर, अभी जो दिया हाँ है? मैं बताता हूँ। ये सभी लोगों को एक एक असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, हर जो आपका रिसर्च का पेपर है, आप लोग इसमें सिलेबस में देख लीजिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने एक एक टॉपिक अलॉट कर दिया है आप लोगों को। तो वो आपकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, आज मिल जाएगी शाम, मतलब रात तक, या फिर नहीं तो कल मिल जाएगी जरूर, 100%। तो वो आपको लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप अपना नाम के आगे जो आपका टॉपिक लिखा है उस पे बनाना है आपको असाइनमेंट। कैसे बनाना है वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कि आपको मिनिमम से मिनिमम जो चीज़ करनी हो वो उस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और आपका असेसमेंट हम लोग अच्छे से कर सकें, जिस तरीके से, क्योंकि समय कम है, 1 महीने का ही समय है। ठीक है, और आप लोगों की भी एक क्वेरी थी कि हम लोग वो चीज़ रिव्यू वाला सेक्शन है, और दूसरी चीज़ अगर हम लोग सिनॉप्सिस बनवाते हैं उसकी तरफ जाते हैं, तो थोड़े से हम लोगों को आपके सब्जेक्ट के टीचर्स को भी वहाँ पे देखना पड़ेगा, क्योंकि हर डिसिप्लिन अलग अलग है, स्ट्रीम वाइज अलग अलग है, तो चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सी अ, आप लोगों के लिए भी दिक्कत होगी अभी एकदम से, और समय भी कम है ना। तो उस पे हम लोग वर्क करेंगे असाइनमेंट पे। असाइनमेंट कैसे बनाना है उसको सुन लीजिए पहले। असाइनमेंट आप लोगों को जो बनाना है वो आपका, आपके पास मान के चलिए किसी को टॉपिक मिलता है वेरिएबल्स का या फिर हाइपोथेसिस का, तो आप लोग कैसे बनाएंगे? आप लोग अपनी जो भी आपके पास बुक्स हैं अभी रिसर्च की, नहीं है
तो आप लोग नेट से बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं PDF फॉर्मेट में, नहीं वो भी नहीं मिल पा रही तो आप लोग मार्केट से कोई बुक ले सकते हैं, या आप लोग आपस में अगर कोई किसी को जानता हो तो वहां से किसी के पास एक बुक होती है, किसी के पास दूसरे ऑथर की बुक होती है। इस तरीके से थोड़ी सी यहाँ पर बुक्स को, क्योंकि आप PhD लेवल का असाइनमेंट बना रहे हैं तो एक ही बुक से एकदम से नहीं लेना है, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को रेफरेंस देना है। ठीक है, लास्ट में आप लोग जो अपना असाइनमेंट बनाएंगे उसका आप लोगों को एक रेफरेंस देना है कि आपने कहाँ से, किस किस बुक से, किस जर्नल से, किस आर्टिकल से, या फिर किस वेबसाइट से आप लोगों ने मटेरियल पढ़ा है या लिया है। ठीक है, तो वो आपको चीज़ें थोड़ी सी देनी होंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग एक ही बुक से मत बनाइए। ठीक, दूसरी चीज़ बनाना कैसे है, सबसे पहला पेज रहेगा जो आप लोगों का रहता है, जैसे कि आप लोगों की सिनॉप्सिस का भी रहता है कि आप लोग बनाएंगे असाइनमेंट ऑन दिस टॉपिक। ठीक, और फिर ऊपर वो भी आ जाएगा, सबसे नीचे लिख दीजिए प्री PhD कोर्स वर्क 2019, और फिर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। ये तो फ्रंट पेज है, आप सभी लोगों को पता है, अपने अपने तरीके से बना लेना। अब बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फ्रंट पेज में कुछ चीज़ें जो जरूर आनी चाहिए, एक आपका नाम, आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और आपका बैच नंबर, मतलब 2019 का बैच है आपका, प्री PhD कोर्स वर्क का आप बना रहे हैं, आपका टॉपिक क्या है, ये सारी चीज़ें फ्रंट पेज पे आ जाएंगी। ठीक है, दूसरा पेज आप लोगों का आ जाएगा जिसमें आप कंटेंट की इंडेक्स बना देंगे, जिसमें आप अपना ही टॉपिक के एक सब कंटेंट होते हैं कि जिसमें आपने शुरू में उसका मीनिंग बताया एक पेज पे आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन दिखाई है, एक में उसमें टाइप्स या क्लासिफिकेशन दिखाया है, अगले में उसको थोड़ा और कुछ उसके स्टेप्स दिखा दिए हैं। तो ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी होंगी। ठीक है, जैसे कि बुक्स में होते हैं हमारे चली गई थी, इंडेक्स। फिर अब ये फिर चली गई है, मीनिंग और डेफिनेशन। क्या चीज? हाँ, अंकित कुछ सर कह रहे हैं। मीनिंग आपने यहाँ तक बताया था कि मीनिंग और डेफिनेशन देनी, फिर उसके बाद आवाज चली गई थी थोड़ा सा, अच्छा अच्छा, एक बार दोबारा से बता दीजिए हाँ सर। हाँ, मीनिंग, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, स्टेप्स, जो भी चीजें हैं आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग, मैं तो एक जनरल चीजें बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जिस तरह से बुक में इंडेक्स होती है एज इट इज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए ये सारी चीजें बेसिक तौर पे इसलिए बता देता हूँ क्योंकि ये बताने वाली चीज बिल्कुल नहीं होती हैं, ये सारी चीजें अंडरस्टूड होती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का असाइनमेंट एक जैसा और अच्छा बन जाए, जिससे कि हम लोगों को भी सारी चीजें, आप लोगों को जो हम लोग देना चाहते हैं वो भी हम लोगों को भी आसानी हो, और कहीं पे कोई प्रश्न चिन्ह ना रहे। ठीक, तो ये सारी चीजें करनी है। अगली चीज, आप टॉपिक पे आ जाएंगे। टॉपिक ऐसे शुरुआत करना जब आप लोग अपना लिखें असाइनमेंट, कि मान के चलिए हाइपोथेसिस पे आपका है, तो हाइपोथेसिस से पहले शुरू में थोड़ा सा रिसर्च के ऊपर एक पैरा लिख दिया। हाइपोथेसिस का मतलब ये नहीं है कि हाइपोथेसिस शुरुआत एकदम कर दी, पहली हेडिंग ही परिकल्पना किसे कहते हैं। हाँ, थोड़ा सा शुरुआत करिए, उसकी भूमिका बनाने की कोशिश करिए, है ना, जनरल इंट्रोडक्शन दीजिए, आधे पेज का दीजिए, एक पेज का दीजिए, या एक पैरा का दीजिए। फिर उसके बाद में अपने टॉपिक पे आ जाइए, अपने थीम पे आ जाइए, और वहाँ पे उसको आप जितना लिख सकते हैं, 5 पेज, 10 पेज, 15 पेज, वो आप लिखिए अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में लास्ट पेज पे आप जब जहाँ पे आप लोग क्लोज करेंगे अपना टॉपिक, उसके बाद में आप एक पैरा देंगे जो कंक्लूजन वाला होता है, जनरली आपके जो वर्ड्स होंगे उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो उसको क्लोजिंग, जैसे आपने शुरू में किया, उसकी भूमिका बनाई थी, तो लास्ट में उसको आप कंक्लूजन देते हुए उस टॉपिक को क्लोज करेंगे, और फिर लास्ट वाले पेज पे आप आ जाएंगे जिसमें आप रेफरेंस देंगे या बिब्लियोग्राफी देंगे। दोनों में डिफरेंस होता है, शायद आप लोगों को पता ही होगा। बिब्लियोग्राफी में हम लोग वो चीजें लिखते हैं जो चीजें हमने बुक्स में पढ़ी हैं, या आर्टिकल कोई पढ़ा है, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा है, वेबसाइट पे कोई आर्टिकल या कोई चीज पढ़ी, कंटेंट पढ़ा है, वो सारी चीजें बिब्लियोग्राफी में आ जाती हैं। और चाहे उसमें से हमने कुछ चीज ली भी है तो वो भी बिब्लियोग्राफी में आ जाती है। लेकिन रेफरेंस में वही चीजें लिखनी होती हैं जो हमने एज इट इज उतारी है, वहां से वैसी की वैसी उतार ली है, क्योंकि वहां पे हम लोग अगर वेबसाइट से लिया है हमने तो हमें लिंक देना पड़ता है। ठीक है, और अगर वेबसाइट से नहीं लिया है हम लोगों ने,
और हम लोगों ने किसी बुक से लिया है तो बुक का पेज नंबर देना होता है रेफरेंस में, ठीक है। तो आप लोग बिब्लियोग्राफी लिखेंगे या रेफरेंस लिखेंगे आपकी मर्जी है, लेकिन जो चीज भी लिखें उसका पहले अच्छे से अर्थ समझ लीजिए कि रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक। ये हम लोगों की एक यूनिट भी है, उसमें भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डीपली तो नहीं हम लोग चल पाएंगे, लेकिन हाँ एक थोड़ा अच्छे से ऊपर ऊपर चीज़ें समझ लेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी लिखना। ये चीज़ें हो गई आपकी, इस तरीके से आपको असाइनमेंट बनाना है। और असाइनमेंट जो बना के आपको सबमिट करना है वो, अच्छा ये बताइए किसी को कंप्यूटर में मतलब टाइप करने में किसी को प्रॉब्लम जी सर। है? जी सर। लेकिन हाँ, लेकिन हाँ इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ें अब ऑनलाइन है तो आप लोगों को मेल के थ्रू ही भेजनी होगी, ठीक है। सेंटर की बात अलग थी पहले, क्योंकि आप लोग सबमिट कर देते थे, लेकिन अब असाइनमेंट को आपको मेल करना होगा। चाहे वो आप अपने हैंड रिटन करके अपने हाथों से लिख कर उसको टाइप करवा लीजिए कहीं पर किसी और से, लेकिन वो टाइप फॉर्मेट में ही आपको मेल करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भेजना है, नॉर्मल भेजना है? क्या क्या क्या? माइक्रोसॉफ्ट में ही टाइप करवा के हाँ भेजना है कि बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल, मेल भेजना मैं बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट में आप अपना टाइप करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट में टाइप करके फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर भेजेंगे। नहीं तो ऐसा होगा, आपने मान के चलिए हिंदी में असाइनमेंट बनाया हिंदी लैंग्वेज में, और वो उसकी तो यहाँ पे आकर उसका फ़ॉन्ट साइज ही चेंज हो जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे कैसे, सर है एक ना? चीज और पूछना था सर, ये आर्टिकल टाइप में हमें लिखना है एक तरह से? नहीं नहीं नहीं, असाइनमेंट में आर्टिकल टाइप का नहीं लिखना है, आपको लिखना अच्छा। है प्रॉपर अपना पूरा कंटेंट देना है। जैसे कि एक बुक में एक चैप्टर होता है, ठीक है, तो हाँ जैसे पूरा ऐसे टाइप। तो टॉपिक, वर्ड लिमिट? हाँ वर्ड लिमिट तो कुछ नहीं है, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये असाइनमेंट छोटा मोटा असाइनमेंट नहीं है, तो कम से कम मैं समझता हूँ टोटल शुरुआत से कंटेंट जिसमें इंडेक्स से लेके आखिरी रेफरेंस तक के आपके 800-1000 पेजेस हो ही जाएंगे, इतना तो दीजिए, नहीं तो अदरवाइज कैसे किस बेसिस पे हम लोग मार्क्स देंगे? अगर आप 2 पेज का या 3 पेज का लिखते हैं तो हम लोग मार्क्स किस बेसिस पे देंगे, है ना? तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको, असाइनमेंट अच्छे से बनाना है, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि आप हिंदी में बनाना चाहें तो हिंदी में बनाइए, इंग्लिश में बनाना चाहें इंग्लिश में बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर्ड को वर्ड में टाइप करने के बाद में अपनी फाइल कंप्लीटली सही से देख कर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट जरूर करना है, क्योंकि विदाउट पीडीएफ में कन्वर्ट करे, मैंने बता दी प्रॉब्लम आपकी, वहाँ से आप मेल कर देंगे अच्छी खासी लैंग्वेज में लिखकर, और वो यहाँ पे आके चेंज हो जाएगी। हम लोग जिस लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप पे देखेंगे तो वो आपकी लैंग्वेज या फ़ॉन्ट साइज उसका चेंज हो जाएगा, फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? तो इसलिए पीडीएफ में कन्वर्ट करके देना वो। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा रिसर्च की तरफ। और अच्छा एक बात बताइए, देखिए आज 14 कैंडिडेट्स हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं, सभी लोग गवाह हैं इस चीज़ के। फिर कल के लिए ये ब्लेम नहीं करना कोई भी कि हम लोग अब फिर से इंटरनल असेसमेंट में रह गए, क्योंकि देखिए चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों को खुद संभालनी है तभी संभलेंगी। अब जिस तरीके से संख्या घट जाती है आप लोगों की, और फिर आप लोग एक्सक्यूज देते हैं या फिर कोई ब्लेम या किसी प्रकार का आरोप लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग पर हैं, आपकी सारी चीज़ें जो आप एक्टिविटी करेंगे वो सारी चीज़ें हैं। फिर भी हम लोग बहुत फ्लेक्सिबल होकर काम करेंगे आपके लिए, और कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम लोग आगे की चीज़ें देखते हैं। सर आपको है। असाइनमेंट सर मिल गया आज का जो हम लोगों ने मेल असाइनमेंट मिल किए थे? गया था? असाइन क्या चीज़? असाइनमेंट? हाँ असाइनमेंट मिल गया आज का था। जो हाँ हाँ हाँ, असाइनमेंट मिल गए हैं मुझे सभी लोगों के, जितने लोगों ने भेजा है आप लोगों में से, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बता दूंगा अभी, ठीक, किस किस का मिला है मुझे। तो अभी आप पहले ये देखते हैं, हम लोग थोड़ा कंटेंट पे आ जाते हैं। राजीव कुमार जी, आपने कुछ पिन कर रखा है तो वो स्क्रीन के ऊपर बड़ा होके आ रहा है, उसको हटा दीजिए पिन।
ठीक, आप लोगों को दिख हेलो रहा है? हेलो। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए और आप लोग मुझे बताइए स्क्रीन आपको शेयर हो रही है या नहीं हो रही? जी सर, हो रही है। सर हो रही सर। ठीक है, सभी लोग म्यूट करेंगे और हम थोड़ी सी कुछ टर्म्स आती हैं हम लोगों के टूल कंस्ट्रक्शन की तरफ ये जाएं या फिर मेजरमेंट की तरफ जाएं या फिर रिसर्च की तरफ जाएं, तो हम लोगों को इन टर्म्स से होके गुजरना होता है। जब हम गुड टेस्ट की या फिर गुड टूल की बात करते हैं कि एक अच्छा परीक्षण कैसा होना चाहिए, हाँ, अच्छा परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उसको हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है, कहना चाहिए क्लासिफाइड कर दिया है दो चीजों में। एक प्रैक्टिकल क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए टूल की और एक टेक्निकल क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। इसको हिंदी में व्यवहारिक कसौटियां बोलते हैं, उसको तकनीकी कसौटियां बोलते हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग इसके शब्दों से समझ गए होंगे, व्यवहारिक कसौटियां मतलब उसके यूज करने से है कि वो यूज कैसे कर पाएंगे उसको, उसको हम लोग अपना कैसे पाएंगे उस टूल को। लेकिन टेक्निकल जो क्राइटेरिया है वो टेक्निकल क्राइटेरिया है, वो हम लोग बनाते समय उसको कैसे क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना है जिससे वो जो हम परीक्षण बनाने जा रहे हैं, जो टूल बनाने जा रहे हैं, वो एक अच्छा परीक्षण बन सके। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, एक टूल के बनाते समय की बातें हैं और एक टूल बनने के बाद की बातें हैं। तो दो तरीके की चीज़ें रखी गई हैं, दो भागों में बांट दी गई हैं। ये आप लोगों को अच्छी बुक्स में भी मिल जाएंगी और मैंने इसीलिए एक नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक से ये लिया है जिसमें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। सबसे पहले आती है, हम व्यवहारिक कसौटियों में आ रहे हैं, आरोपण की सरलता, ईज ऑफ एप्लीकेशन। जब हम कोई भी टूल बनाते हैं या टेस्ट बनाते हैं, डेवलप कर लेते हैं, तो सबसे पहली चीज ये आती है कि हम उसको अप्लाई कैसे कर पाएंगे। मतलब हम लोग उस जब टूल को अप्लाई करने में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, हमें ऐसा तो नहीं महसूस होगा कि ये टूल हम अप्लाई नहीं कर सकते स्टूडेंट्स पे। ठीक है, इसके कई आधार हैं। जैसे हमने जो बनाया है टूल, वो हम लोगों का टूल कहना चाहिए ऐसा तो नहीं है कि जिस एज ग्रुप के लिए हम लोग बना रहे हैं वो उस एज ग्रुप के लिए ना हो, या जब हम उसको अप्लाई करें तो हम लोगों को इतने सारे इंस्ट्रक्शन देने पड़े, इतनी सारे निर्देश देने पड़े कि स्टूडेंट्स वही निर्देश सुनते सुनते ही उनको, जो हम लोग 25 से 30 मिनट का क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि 25 से 30 मिनट में कोई भी क्वेश्चन फिल कर लेना चाहिए, वो उतने मिनट में ना हो पाए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम लोग टूल बना लेते हैं लेकिन जब अप्लाई करवाने जाते हैं, स्टूडेंट्स पे अप्लाई करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं कि सर इसमें क्या होगा, इसमें क्या फिल करना है, सर इसमें से दोनों करने हैं या एक करना है, इसमें सर क्या करना है। ये सारी चीज़ होती हैं जो निर्देशों की अस्पष्टता हो जाती है, इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होती। और ऐसा हम जनरली हम लोगों के कई बार एग्जाम में भी हो जाता है, जो हम लोगों के ट्रेडिशनल डिग्री कोर्सेज के एग्जाम होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर हम लोगों को समझ में नहीं आता इसमें हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि स्पष्ट नहीं लिखा होता। हम अनुमान तो लगा देते हैं, ऊपर से लिखा हुआ 5 प्रश्न करने हैं और फिर नीचे बीच में कहीं पे अनिवार्यता भी दे दी जाती है। तो वो क्लियर इंस्ट्रक्शन हो कि स्टूडेंट्स उसको आसानी से पढ़ लें और उसको समझ के जल्दी से कर लें, इतने ज़्यादा निर्देश ना हो कि वो उसी को पढ़ने में समय लगा दें। दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को निर्देश देने जरूरी आवश्यक होते हैं, तो इतने निर्देश ना देने पड़ जाएं कि स्टूडेंट्स उसी को सुनते सुनते बोर हो जाए और वो जब तक अपने आप वो करने बैठे तब तक उसको बोरियत महसूस होने लगे। तो इसलिए आरोपण की सरलता होनी चाहिए, उसको अप्लाई आसानी से हम लोग कर सकें। समय, आप लोगों को पता ही है, हम लोग फिक्स करते हैं 25 से 30 मिनट। तो ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन या एक आइटम को पढ़ते पढ़ते बहुत समय लग रहा है, या नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं जिनको करने में ही बहुत 1 घंटा लग गया, 1.5 घंटा लग गया। ऐसा भी बहुत सारे टूल हैं, जब आप कैटलॉग में देखेंगे तो उसमें देखेंगे आप लोग कि बहुत से ऑथर ने, बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने ऐसे टूल बनाए हैं
जिसमें आप 200 आइटम है, 200 आइटम्स हैं, तो 200 से भी ऊपर आइटम्स हैं, तो वो आइटम्स किस बेसिस पे बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों को देखनी होती हैं कि वो समय के अनुसार, क्योंकि हम लोग आइटम से मान के चलिए हम लोग तो चीज़ें लेना चाह रहे हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन हमें ओरिजिनल भी तो लेनी है, और ओरिजिनल जब मिलेगी जब हम लोग ये सोच लेंगे कि हम लोगों को वो स्टूडेंट सही से इंफॉर्मेशन दें, और देंगे जब वो उस आइटम को सही केयरफुली होकर पढ़ेंगे। अब वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, वो इतना आपने इतना बड़े बड़े आइटम लिख दिए या नंबर ऑफ आइटम इतने ज़्यादा कर दिए। कीमत कीमत की बात आती है, जब हम लोग टूल खरीदने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 3,000 के, 4,000 के, 10,000 के, 20,000 के टूल अवेलेबल हैं, तो हम लोग उन टूल से बचना शुरू कर देते हैं कि भाई एक रिसर्च में एक रिसर्चर एज ए रिसर्चर हम लोग सोचते हैं कि सही कीमत पे हम लोगों का काम हो जाए, क्योंकि रिसर्चर भी कई टाइप के होते हैं, कुछ उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसी होती है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन करना पड़ जाता है, मजबूरी है। तो ऐसी चीज़ों में भी थोड़ा सा हम लोगों को टूल बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो टूल इतना ज़्यादा कॉस्टली ना हो जाए कि वो हर कोई उसको खरीद के यूज़ ना कर पाए। ठीक है, तो उसकी कीमत सही होनी चाहिए। आभासी वैधता मतलब फेस वैलिडिटी, वैलिडिटी की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग उद्देश्यों पे चले जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पे चले जाते हैं कि टूल जिस पर्पस से बनाया गया है क्या उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो फुलफिल कर रहा है उन उद्देश्यों को, उस ऑब्जेक्टिव्स को, तो हम कहते हैं ये टूल वैलिड है, अदरवाइज वो वैलिड नहीं है। फेस वैलिडिटी से क्या मतलब है? फेस वैलिडिटी से मतलब है जिस तरीके से हम लोग किसी टूल के आइटम्स देखकर या उसके ऊपरी तौर पे उसके पेजेस पलट के हम लोग जनरली देखें 1-2 मिनट में, और हम लोगों को वहीं से अंदाजा हो जाए कि ये टूल अच्छा है, जिस ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के बनाया गया है उसको फुलफिल करेगा, तो उसे कहते हैं हम लोग फेस वैलिडिटी। जैसे हम लोग बुक्स को देखकर अनुमान लगाते हैं, चाहे वो बुक हमने पढ़ी ना हो, लेकिन हम लोग बुक हाथ में देखते हैं और कहते हैं ये बुक बहुत अच्छी है, वो सिर्फ हम लोग देखकर बताते हैं। इसी तरीके से जब टूल को देखकर ऐसी चीजें बोलते हैं तो उसे बोलते हैं फेस वैलिडिटी, कि एक आभास होता है हमें कि ये अपने उद्देश्य को पूरा करेगी। तो टूल ऐसा बनाना चाहिए कि जिसे देखकर ही ये ऐसा लगने लगे अंदाजा कि ये अपने उद्देश्य को पूरा कर लेगा, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। अगली चीज क्या आती है? पर्पस या उद्देश्य। ये चीज ये है कि हम लोगों के पर्पस क्लियर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने टूल तो बना लिया, अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना फेस वैलिडिटी में और पर्पस में। फेस वैलिडिटी एक वैलिडिटी का एक टाइप है जिसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि ये अपने उद्देश्य को पूरा कर लेगा, यहाँ पे ये भविष्यवाणी कर रहे हैं उसे देखकर, या हम लोगों को आभास हो रहा है उस टूल को देखकर। लेकिन पर्पस में बात अलग है। पर्पस में हम लोगों का पर्पस, हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस लिए ये टूल बनाने जा रहे हैं, तो वो पर्पसफुल हो जाए। ऐसा ना हो कि हम लोग प्राइमरी एजुकेशन के लिए टूल बना रहे हैं और वो प्राइमरी एजुकेशन के हिसाब से फुलफिल ना होता हो। एक मिनट। ठीक, तो ये पर्पसफुल होना चाहिए टूल। दूसरी चीज सार्थक फलांक, मीनिंगफुलनेस ऑफ टेस्ट स्कोर्स। अगर टेस्ट के हम लोग बात करें कि स्कोर्स की, तो स्कोर्स उसके मीनिंगफुल हों, मतलब अगर किसी के 50 में से 45 मार्क्स आते हैं और हम लोग उसमें ग्रेडिंग देना चाहते हैं, तो वो ग्रेडिंग एक इस प्रकार की होनी चाहिए जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकले। कई बार हम लोग स्केलिंग ऐसी कर देते हैं कि स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि मेरे इतने मार्क्स हैं, उसकी ग्रेड मुझे ये वाला ग्रेड मिलना चाहिए। जनरली स्टैंडर्ड ग्रेड अगर देखा जाए, उसके नॉर्म्स को देखा जाए, तो मेरे ये वाला ग्रेड नहीं होना चाहिए, मेरे पास ये वाला ग्रेड होना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड हम लोग उसका मीनिंग निकाल सकें उन स्कोर्स का जो हम लोगों को मार्क्स मिलते हैं,
या स्कोर मिलते हैं हम लोगों को किसी भी टूल से या किसी भी परीक्षण से प्राप्त जो हम लोगों के पास अंक आते हैं, उनका कहीं ना कहीं अर्थ सही रूप में निकलना चाहिए। ग्राह्यता, ग्राह्यता का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपने टूल बनाया लेकिन उसको दूसरे लोगों ने किस प्रकार से एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। मान के चलिए आपने कोई टूल बनाया है और वो टूल आपका कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। जैसे आप लोग कोई बुक लिखते हैं और वो बुक कई बार बेस्ट सेलर के रूप में पब्लिश हो जाती है और उसका बहुत बिकने लगती है वो बुक, और आप लोग देखते हैं कि वो ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से बिक रही है, तो वो क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई वो बुक। इसी तरीके से टूल भी एक्सेप्ट होते हैं हम लोगों के थ्रू, जो लोग उसको यूज़ करना चाह रहे हैं। तो लोगों को अगर वो चीज़ पसंद ही नहीं आ रही है तो आपका टूल भी एक तरीके से यूजलेस हो गया, क्योंकि उसको कोई यूज़ नहीं करेगा, आपने टूल तो बना दिया। ठीक, तो ऐसा टूल होना चाहिए इसको लोगों को की मानसिकता के हिसाब से भी आप ध्यान रखेंगे कि उसको वो लोग एक्सेप्ट करें। फलांकन की सरलता, ईज ऑफ स्कोरिंग, स्कोरिंग इतनी टिपिकल ना हो कि मान के चलिए आजकल तो OMR शीट आ गई है और OMR शीट पे हम लोग भर देते हैं और वो OMR मशीन के थ्रू उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन हम लोग जब टूल बनाते हैं तो टूल में हम लोग उसी में टिक करवाते हैं या फिर एक आंसर शीट निकाल लेते हैं उसमें टिक करवाते हैं, और बाद में अल्टीमेट स्कोरिंग हम ही लोगों को करनी होती है पेन पेंसिल लेकर। तो वो उसमें एक एक टूल का जो स्कोरिंग करने में इतना टाइम ना लगे कि हम लोग मान के चलिए 300 लोगों का सैंपल हम लोगों ने लिया तो 300 स्कोरिंग करने में हम लोगों को ही कई महीनों गुजर जाए, ऐसी चीज़ें ना आए। तो इसलिए स्कोरिंग भी आसान रखनी है जिससे कि हम लोग अच्छे से उसको मार्क्स दे सकें और उनकी काउंटिंग हो सके इजीली। व्याख्या की सरलता, ईज ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, जब हम लोग चैप्टर बनाते हैं अपनी थीसिस के तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो फोर्थ चैप्टर बनाते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का, तो वो उसमें क्या होता है हम लोग अर्थ निकालते हैं कि एनालिसिस करके, चाहे वो SPSS के थ्रू करें एनालिसिस, चाहे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू करें, और फिर उसका जो आंकिक मान आता है न्यूमेरिकल टर्म्स में जो उसकी वैल्यू आती है उसको हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं कि इसका मतलब क्या निकला। हम लोगों ने जो टूल फिल करवाया लोगों से उसकी स्कोरिंग की, स्कोरिंग करने के बाद में उस पूरे उसकी हम लोगों ने डेटा की एनालिसिस की, एनालिसिस करने के बाद में जो हमारे पास टर्म्स आई निकल निकल के नंबर्स की फॉर्म में, उसका मतलब क्या है हमारी रिसर्च में, तो वो मतलब निकालने में आसानी हो, उनका अर्थ निकालने में आसानी हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग टूल से स्कोरिंग करके रिजल्ट उसका एक डाटा की शीट तैयार कर लेते हैं और उस डेटा में ये हम लोग नहीं निकाल पाते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। तो ये स्पष्ट होना चाहिए किसी भी टूल में कि हम लोग जब उसकी स्कोरिंग कर लेंगे तो कितनी स्कोरिंग पे उसका क्या मतलब निकल रहा है। हाँ, किसका मतलब क्या चीज़ है यहाँ पे स्कोरिंग का, हम लोगों ने क्राइटेरिया किस किस टर्म्स के लिए क्या क्या फिक्स किया है, तो वहाँ पे ये अच्छे से क्लासिफाई होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो जिससे कि हम लोग उसकी व्याख्या ना कर पाए, उसका मीनिंग ना निकाल पाए जो हम लोगों ने स्कोरिंग की है। ये व्यवहारिक कसौटियाँ हैं जो कि हम लोग जनरली यूज़ करने के पर्पज़ से बनाई जाती हैं कि हम लोग किसी भी टूल को कैसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और इसकी खामियां जो पता लगती हैं वो जब पता चलती हैं जब हम लोगों का टूल बन के आ जाता है, तब हम लोगों को पता लगता है कि इसमें क्या क्या कमी रही है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टूल बनने के बाद में आती हैं, तो इसलिए इन बातों का पहले से ही ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम लोगों की सारी मेहनत जो टूल बनाने में हम लोगों ने लगाई है वो सारी बेकार हो जाती है। अब आती है तकनीकी कसौटियाँ जो टूल बनाते समय हम लोगों को ध्यान देनी है, टेक्निकल क्राइटेरिया, और ये बहुत कायदे से हम लोगों को ध्यान देना है, बहुत बारीकी से ध्यान देना है इसमें। सबसे पहले वैधता या वैलिडिटी,
जो कि हम लोग जिक्र कर चुके हैं पिछली क्लास में, कि जब कोई टेस्ट या फिर टूल अपने उद्देश्य को पूरा करता है, अपने निर्धारित ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है, तब हम उसे वैलिड टेस्ट या वैलिड टूल कहते हैं। अगर अदरवाइज वो वैलिड नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी दिया था पिछली बार घड़ी का, या बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम लोग क्लास 3rd के लिए कोई टेस्ट पेपर बना रहे हैं या फिर हम लोग कोई परीक्षण बना रहे हैं, तो वो परीक्षण 3rd क्लास के लिए ही बनना चाहिए। ऐसा ना हो वो 2nd क्लास के दर्जे का हो और हम 3rd क्लास की उसमें नॉलेज चेक कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। वहाँ पर चीज़ें वो वैलिड नहीं होगा। विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी की मतलब ये है कि जब वो जो हम टूल अप्लाई करेंगे, उससे जो हम लोगों को स्कोर मिलेगा, वो कुछ समय बाद हम लोग उसको फिर से अप्लाई करें तो उस दोनों मार्क्स में, दोनों स्कोर में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। उसमें ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आ रहा हो। डिफरेंस तो कायदे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस या बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं मिलना चाहिए। इससे क्या होता है, जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतनी इसकी रिलायबिलिटी भी कम होती जाएगी, घटती जाएगी। ऑब्जेक्टिविटी आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को समझाया भी गया था कि दो चीज़ें होती हैं, सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी में सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, सबके अपने अपने अर्थ हो सकते हैं, सबका अपना अपना मीनिंग हो सकता है, सब अलग अलग सोच रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं पूछूं कि आप लोग कोई भी, मैं पॉलिटिकल कोई इशू को आपसे चर्चा करूं, उस पर मुद्दे पे बात करूं, तो सभी लोगों की अभी अपनी अपनी राय आएगी। जो आप लोग अभी जो जितने भी 15-16 लोग बैठे हैं, ठीक। तो हम लोगों को टूल बनाते समय ये सब्जेक्टिविटी को नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड स्कोर नहीं दे पाएंगे। तो हमें किसको रखना है, ऑब्जेक्टिविटी को ध्यान में रखना है कि चीज़ें ऐसी हों कि जहाँ पे हम लोग जहाँ पे लोगों की राय एकदम से डिफरेंट ना आनी शुरू हो जाए। हम लोग एक निश्चित एक मापदंड बना लें जहाँ पर चीज़ें उसी आधार पर, उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर उनकी राय हमें प्राप्त हो और उसी राय के आधार पर हम लोग उसकी स्कोरिंग कर सकें। तो यहाँ पे भी हम लोगों को ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिविटी में। और चौथी चीज़ आती है विभेदनकारिता। यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, कई बार आप लोग भी देखते हैं कि हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं और जनरली एग्ज़ाम देने के बाद में हम लोग देखते हैं कि उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। स्टूडेंट्स के लगभग समान मार्क्स सभी लोगों को मिल जाते हैं, और या फिर जनरली सभी लोगों की एक ही डिवीज़न बन जाती है पूरी क्लास की, और या फिर एक ही परसेंटेज, 2-3 परसेंटेज के बीच में ही सबकी परसेंटेज क्रिएट हो जाती है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट हम लोगों का एग्ज़ाम लेने का पर्पज़ ये है कि हर स्टूडेंट का जो लेवल है, उसका अचीवमेंट है, वो पता चल सके स्टूडेंट को भी, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी, और हम लोगों को भी एज ए टीचर। तो वो उस उद्देश्य को पूरा करे आपका टूल। अदरवाइज वो टूल उसकी टेक्निकल क्राइटेरिया कमज़ोर पड़ जाएगी, वो टेक्निकल क्राइटेरिया में खरा नहीं उतरेगा। तो उसकी जो विभेदनकारिता है कि मान के चलिए एक स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आ रहे हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आ रहे हैं, तो उसमें वो मार्क्स डिफरेंस बताएं उन दोनों स्टूडेंट्स के बीच में कि ये मार्क्स और ये मार्क्स में ये डिफरेंस है। अब वो कैसे संभव है, वो ऐसे संभव है जब हम लोग टेक्निकल क्राइटेरिया के नॉर्म्स को ध्यान में रख के टूल बनाएंगे। जैसे हम लोग जब एनपीसी की बात करते हैं, तो एनपीसी में ये सिखाया जाता है, या वास्तविकता एनपीसी की ये होती है कि जो मेजर स्टूडेंट्स होते हैं, अधिकतर जो अधिकांश छात्र होते हैं, वो एवरेज की तरफ आते हैं और इधर उधर उसके दोनों साइड में या तो
औसत से ज़्यादा या औसत से कम छात्र आएंगे। इसी प्रकार हम लोग कहीं पे भी टूल अप्लाई करते हैं, कोई सर्वे करने जाते हैं, तब भी यही चीज़ होती है कि एक बड़ा सा ग्रुप होता है जो लगभग बीच में आ जाता है, ठीक, और वो इधर उधर जो होते हैं वो लोग लगभग ऐसे होते हैं कि 40% 30% के करीब होते हैं जो लोग इधर उधर आ जाते हैं, या तो वो औसत से कम में आ जाते हैं या औसत से ज़्यादा में आ जाते हैं। यहाँ पे टूल के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें तो ये हो जाता है, अगर हम कहें कोई हम लोग मुद्दा उठाएं, उससे सहमत हैं या नहीं है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी ये राय होगी हम कुछ कह नहीं सकते, हम लोग की पूरी तरीके से सहमत भी नहीं है, पूरी तरीके से असहमत भी नहीं है इस मुद्दे पे। तो वो लोग अधिकांश होंगे, वो लोग उनकी जो संख्या होगी वो अधिक ज़्यादातर होगी। दूसरी तरफ होगी वो जो नहीं बोलेंगे बिल्कुल साफ साफ, और एक तरफ होंगे जो बिल्कुल साफ साफ हाँ बोलेंगे, पूरी तरीके से एग्री होंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन बनती है। मार्क्स में भी हम लोग देखते हैं एक क्लास में जो स्टूडेंट्स के उनकी परफॉर्मेंस के आधार पे हम लोग जब चेक करें तो उसमें देखते हैं एवरेज स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा होती है, जबकि एवरेज से ज़्यादा औसत से अधिक जो होशियार बच्चे हैं उनकी संख्या भी कम होगी, और औसत से कमज़ोर जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनकी भी संख्या कम होगी। तो इस तरीके से इन तीनों कैटेगरी में, तीनों ग्रुप में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए, इस प्रकार का हमें टूल बनाना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स के पर्पज से हो, चाहे वो किसी सर्वे के पर्पज से हो। ठीक है। प्रमाणीकरण मतलब स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड कैसे बनाएंगे टूल को? स्टैंडर्ड ऐसे बनाएंगे जो हम लोगों ने एक असाइनमेंट अभी अभी आप लोगों ने सबमिट किया है, उसमें आपने लिखे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टूल। कोई भी टूल को कंस्ट्रक्शन के समय कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जब आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप कोई टूल बनाते हैं, कोई टूल डेवलप करते हैं, तो वो स्टैंडर्ड टूल कहा जाता है। ठीक है। तो वो टूल को स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमें ये ही नहीं कि हमने किसी भी तरीके से बना लिया है टूल, हम लोगों को वो स्टेप्स को फॉलो करना होगा, उनका अनुसरण करना होगा, उसके आधार पर हम लोगों को वो टूल बनाना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात आ जाती है। फिर बात आती है मानकों की, नॉर्म्स की, जहाँ पे बार बार एक वर्ड्स आता है, हम लोग हर बात में बोलते हैं नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं है, या पीएचडी के नॉर्म्स ये कहते हैं, यूजीसी के नॉर्म्स ये कहते हैं। आखिर नॉर्म्स हैं क्या? नॉर्म्स क्या हैं? नॉर्म्स हैं जो जहाँ पर हम लोगों को कोई भी टूल या कोई भी टेस्ट अप्लाई करना है, वहाँ पर मेजर जो स्टूडेंट्स हैं या मेजर जो लोग हैं उनकी राय एक मत होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, दो नॉर्म्स हैं, एक होता है एज नॉर्म्स, एक होता है ग्रेड नॉर्म्स। ठीक है। एज नॉर्म्स में मान के चलिए हम लोग कोई परीक्षण बनाने जा रहे हैं, कोई टूल डेवलप करने जा रहे हैं, और हम लोगों ने वो टूल बनाया है 11 से लेके 16 वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक। तो वो 11 से लेके 16 वर्ष के स्टूडेंट्स पे जब हम लोग अप्लाई करेंगे, उसके आधार पर उसको उसके नॉर्म्स डिसाइड होंगे, उसके आधार पे हम लोग उसका एक मानक बना देंगे कि ये जो है वो 11 से लेके 16 वर्ष के ही छात्रों के लिए है, या 50+ 50 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए ये टूल बनाया गया है। तो आप लोगों ने उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी भी चेक की, किसके ऊपर? 50 जो ईयर से ऊपर के लोग हैं उनके ऊपर। अब उस टूल को आप लोग 20 से लेके 25 से लेके 30 के वर्ष के व्यक्तियों पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये उसके नॉर्म्स बन गए। नॉर्म्स बन गए तो मतलब कि आपके लिए एक फिक्स पॉपुलेशन हो गई कि उसी पॉपुलेशन पे आप लोग इस टूल को अप्लाई करेंगे।
एक होता है, ये एज नॉर्म्स की बात आ गई, एक होता है ग्रेड नॉर्म्स। ग्रेड नॉर्म्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रेणी मानक, और उसको बोलते हैं आयु मानक। ठीक, तो जब श्रेणी मानक की बात करते हैं, ग्रेड नॉर्म्स की बात करते हैं, तो वो ग्रेड के हिसाब से हो सकता है। जैसे अगर स्टूडेंट्स के पर्पज से बात करें तो हम लोग स्टैंडर्ड की बात कर सकते हैं। जैसे कोई टूल बनाया गया है हम लोगों ने 6 क्लास के लिए या 11th क्लास के लिए, या फिर ऐसे मान के चलिए हम लोगों ने हाई स्कूल के छात्रों के लिए बनाया, या फिर इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए बनाया, या फिर ऐसे मान के चलिए प्राइमरी के छात्रों के लिए बनाया। तो प्राइमरी के छात्रों का मतलब क्या हो गया, कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हो गया। ठीक, जूनियर के छात्रों के लिए बनाया, 6 से 8 तक के छात्रों के लिए बनाया। अब वो जूनियर वाला जो आप लोगों ने कोई परीक्षण बनाया है, वो आप लोग ना तो हाई स्कूल पे अप्लाई कर सकते हैं और ना ही वो प्राइमरी पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ग्रेड के लिए है। ठीक, वो एक ग्रेड के लिए है। यहाँ पे आयु का मतलब नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ ग्रेड के हिसाब से हम लोग वो टूल डेवलप करते हैं कि वो सिर्फ स्पेसिफिक जूनियर स्टूडेंट्स के लिए है। इसी तरीके से ग्रेड की दूसरी परिभाषा देखिए जो स्टूडेंट से अलग है। जैसे हम लोग आर्थिक आधार पर 3 ग्रेड बनाते हैं। ठीक, आर्थिक रूप से जो बहुत मजबूत हैं, या जो औसत दर्जे के हैं, या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, 3 ग्रेड बना दिए। 3 ग्रेड के आधार पे हम लोग अलग अलग टूल बना सकते हैं। तो उसका नॉर्म क्या होगा, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए ये टूल बनाया गया है। अब वो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए आपने टूल बना दिया, अब वो आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं आर्थिक रूप से जो मजबूत व्यक्ति हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, हाँ, जो बिजनेसमैन है, उनके लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, तो वो टूल के वो मानक है ही नहीं। वो फिर टेक्निकल क्राइटेरिया में वो फंस जाएगा और वो टूल आपका फिर वो टेक्निकल क्राइटेरिया पूरी नहीं कर पाएगा। ठीक, तो इसलिए हम लोगों को ये चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए जब टूल बनाते समय कि हम लोगों को उसको उसके नॉर्म्स क्या रखने हैं। हाँ, हम लोगों को किस पे अप्लाई करवाना है, तो वो चाहे वो ग्रेड नॉर्म्स की बात आ जाए, चाहे आप लोगों की एज नॉर्म्स की बात आ जाए, तो उन दोनों नॉर्म्स में से जो भी हम नॉर्म्स को रख रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना है हम लोगों को कि हम नॉर्म्स ध्यान में रखते हुए उस टूल को बनाएं, जिससे कि फर्दर जब टूल का डिस्क्रिप्शन भी देते हैं तब भी हम लोग लिख देते हैं कि जनरली किस पे एप्लीकेबल है ये टूल। तो लोग जो खरीदने वाले हैं उसको या यूज करने वाले लोग हैं, वो उस डिस्क्रिप्शन को देखकर ही उसको खरीदेंगे कि मेरा पर्पस पूरा होगा इस टूल को खरीदने के बाद में या नहीं होगा। तो इसलिए ये भी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं एक नॉर्म्स को बनाने वो टूल को बनाते समय। बात आती है फिर पद की या आइटम्स की। आइटम्स मतलब दूसरे शब्दों में हम समझें तो क्वेश्चंस से है। क्वेश्चंस किस टाइप के रखने चाहिए, जनरली क्वेश्चंस हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि क्वेश्चंस का मतलब आ जाता है जो हम लोगों के एग्जाम में जो पेपर बनता है, तो इसलिए हम लोग आइटम बोलते हैं। आइटम इसलिए क्योंकि सर्वे में तो हम लोग क्वेश्चन का यूज नहीं करते, वो तो जनरली हम लोगों की कुछ चीज़ों का पता लगाने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स के आधार पे चीज़ें बनी होती हैं जिनको हम लोग आइटम कहते हैं। तो सबसे अच्छा एप्रोप्रिएट वर्ड आइटम है। तो आइटम्स कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए जिनकी भाषा सरल हो, जो सबको समझ में आ जाए। ठीक, अगर हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं ऐसे सामान्य व्यक्तियों के लिए, हम आम व्यक्तियों के लिए, आम जनता के लिए, तो वो उस क्षेत्र की भाषा के आधार पर टूल बनाया गया हो। ऐसा ना हो कि वो इंग्लिश में बना दिया गया और वहाँ की भाषा हिंदी है या भोजपुरी है या फिर और कोई दूसरी भाषा है, तो वहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे उसको। या आप लोगों ने अगर अनिवार्य कर भी दिया वो टूल, तो वो लोग गलत सलत उसको भर देंगे, जिससे आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आप लोग प्राप्त करना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी भाषा सरल हो और जिस एरिया पर, जिस पॉपुलेशन पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग हो, नहीं तो बाइलिंगुअल हो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या आती है, बहुत ज़्यादा अस्पष्ट भाषा नहीं होनी चाहिए। अस्पष्ट मतलब कि आप पूछना कुछ चाह रहे हैं लेकिन आपने लिखा है वो कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज़ें अस्पष्ट हैं।
तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत लंबा सेंटेंस नहीं होना चाहिए जिससे कि कोई भी कैंडिडेट है वो बोरियत महसूस करे उसको पढ़ते समय, आंसर देते समय उसको अच्छा ना फील हो, जिससे क्योंकि अच्छा नहीं फील होगा तो हम लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, सही डेटा नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ होनी चाहिए उसकी। ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक्स ना हो, ऐसा ना हो कि आप लोगों के में टूल में बहुत सारे एरर हों लैंग्वेज के, तो वो नहीं होने चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़, आइटम में उसकी लिखावट स्पष्ट और फ़ॉन्ट साइज सही होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आईसाइट वीक होती है, हाँ वो भी ऐसे लोग जिनको छोटा छोटा नहीं दिखाई देता लिखा हुआ, तो उनके हिसाब से भी बनना चाहिए कि उसका फ़ॉन्ट साइज क्लियर हो, जिससे कि वो लोग भी अच्छे से उसको पढ़ के उसका आंसर दे सकें। ठीक है। व्यापकता, अगला जो पॉइंट है एर्थ, वो व्यापकता मतलब कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। आपका ओवरऑल जो टूल है व्यापक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो जनरली हम लोग जो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब टूल बनाने जाते हैं तो या कोई बुक लिखते हैं तो हम किसी स्पेसिफिक छोटे से कॉलेज के लिए नहीं लिखते हैं। हम लोग किसी बड़ी ऐसा कंटेंट डेवलप करते हैं बुक में कि अगर दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी उसे खरीदें तो उनको भी उससे हेल्प मिल सके और वो भी लोग खरीद सकें। तो हम लोग कभी भी जब बुक लिखते हैं एज ए ऑथर, तो हम लोग बुक ऐसी लिखना पसंद करते हैं कि हम लोगों की छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में भी चल जाए, और बराबर में लखनऊ यूनिवर्सिटी है तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी उसको उस बुक को खरीदें। ठीक, इधर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसमें भी वही पेपर चलता है तो वहाँ पे भी वो काम कर जाए। तो ऐसी ही हम लोगों को टूल भी बनाना होता है जो थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप हो, जो अलग अलग एरिया में भी यूज किया जा सके, उसकी व्यापकता थोड़ी ज़्यादा हो, वो ज़्यादा चीज़ों को मेजर करने वाला हो। ऐसा ना हो सिर्फ वो टूल हम लोगों ने कानपुर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना दिया और वो कानपुर नगर तक ही सीमित रह गया, तो कानपुर नगर में कितने लोगों से खरीदने वाले या यूज करने वाले मिलेंगे, वो चीज़ भी एक गलत हो जाएगी। तो टूल को कोशिश करनी चाहिए ऐसा बनाया जाए जो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप हो, जिससे कि उसको दूसरे लोग भी उसको यूज कर सकें, या अगर उसको अप्लाई करें तो उनके रिजल्ट्स अच्छे आए, उनके रिजल्ट्स ओरिजिनल आए, उनको सही इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव हम लोगों को टूल बनाना है और इस हिसाब से भी बनाना है, क्योंकि मान के चलिए आज 2021 है, तो 2021 में हम लोग जो टूल बनाने जा रहे हैं तो हम इसी ये सोच के नहीं बनाएंगे कि वो 2021 तक ही वैलिड रहे। हम तो ये चाहेंगे कि वो आने वाले 10 सालों तक वैलिड हो, हाँ वो 10 सालों तक उसका यूज किया जा सके। तो इस हिसाब से भी कॉम्प्रिहेंसिव हो कि वो टाइम के अकॉर्डिंग भी अधिक समय तक यूज किया जा सके। तो ये हम लोगों को एक अच्छे परीक्षण के लिए दो टाइप की कसौटियों को या क्राइटेरिया को ध्यान रखना है, जिसमें एक व्यवहारिक कसौटियाँ प्रैक्टिकल क्राइटेरिया जाती है, दूसरी तकनीकी कसौटियाँ या टेक्निकल क्राइटेरिया जाती है। और इसको जब आप लोगों के सामने एग्जाम में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप लोग अच्छे से डिफाइन करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये आप लोगों की 9 और 8 17 हेडिंग बन जाएंगी। 17 हेडिंग में आप लोग सोचिए हर हेडिंग को अपना एक पैरा दे देकर उसे समझाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में आप लोग ये भी डिफाइन कर देंगे कि ऊपर क्लासिफिकेशन किस टाइप से हुआ है, उसका फ्लो चार्ट बना के दिखा देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर करना होगा एग्जाम में। ठीक, ये चीज़ रही आप लोगों की। अच्छा, दूसरी चीज़ हम लोग आते हैं आप लोगों के पास में एक चीज़ पूछने के लिए कि आप लोगों ने लिखा कंस्ट्रक्शन के टूल कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बुक्स में भी देखा होगा, जनरली आप लोग देखेंगे बुक्स में तो अलग अलग उसके स्टेप्स मिल रहे होंगे अलग अलग बुक्स में, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, फिक्स्ड स्टेप्स किसी में नहीं है, कुछ स्टेप्स जो कॉमन होते हैं वो आप लोगों ने दे दिए हैं मुझे मेल करके, तो वही चीज़ों में आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कुछ लोगों का मेरे पास इस बारे में भी फ़ोन आया था कि वो टूल के जो स्टेप्स होते हैं वो एक बुक में कुछ और शो हो रहे हैं, दूसरी बुक में कुछ और दिखाई दे रहे हैं।
तो उस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग अलग बुक्स के हिसाब से उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, जबकि स्टेप्स वही रहते हैं। 5 हो सकते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, किसी में 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात ये रही। और बाकी आप लोगों का असाइनमेंट की बात हो ही गई। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा असाइनमेंट कैसे बनाना है, क्योंकि कल तक मिल जाएगा असाइनमेंट कि क्या असाइनमेंट रहेगा, आपका टॉपिक क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अटेंडेंस की। अटेंडेंस लेते हैं। आप लोग ध्यान देना, जिसका नाम बोले वो थोड़ा सा, हाँ 1 मिनट सब लोग म्यूट रखेंगे अपना आपको। ठीक, हाँ प्रदीप कुमार केमिस्ट्री। यस सर। ठीक, शुभम चौधरी मैथमेटिक्स। नहीं आ रहे सर वो। ठीक, आलोक कुमार सिंह इकोनॉमिक्स। प्रेजेंट सर। ठीक, अजकर अहमद अब्बासी इकोनॉमिक्स। प्रेजेंट सर। ओके, मुरली कुमार ज्योग्राफी। यस सर। यस सर। ज्ञान लोक ज्योग्राफी। यस सर। ओके, भानु प्रताप हिस्ट्री। यस सर, भानु प्रताप प्रेजेंट सर। ठीक, इमाम हुसैन हिस्ट्री। यस सर। ठीक, अंकित श्रीवास्तव म्यूजिक। यस सर। अंकित ठीक, श्रीवास्तव। अपर्णा पांडे सोशियोलॉजी। यस सर। ठीक, संगीता सिंह सोशियोलॉजी। संगीता सिंह सोशियोलॉजी। प्रेजेंट सर। ठीक, नेहा सिंह सोशियोलॉजी। प्रेजेंट सर। स्नेहा सिंह सोशियोलॉजी। प्रेजेंट सर। सर नेहा सिंह हो गया। हाँ नेहा सिंह हो गया, स्नेहा सिंह। प्रेजेंट सर। ठीक है, प्रतिभा सोशियोलॉजी। यस सर। ठीक, प्रेम प्रकाश सिंह। यस सर। राजीव कुमार यस सर। हिंदी। हाँ, और विवेक कुमार हिंदी। ठीक, अब मैं उन कैंडिडेट्स के नाम बोल रहा हूँ जिनका जो अब्सेंट हैं, आज नहीं है क्लास में। शुभम चौधरी मैथमेटिक्स और विवेक कुमार हिंदी। अब मुझे एक बात बताइए, विवेक कुमार हिंदी, आप लोगों को जो हिंदी वाले हैं उनके टच में हैं? नहीं सर, एक बार टच में थे, एक दो दिन क्लास भी ली, उसके बाद से वो फिर आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए। अच्छा, हाँ वो क्लास में आए थे शुरू में? हाँ एक दिन तो आए थे, अटेंडेंस एक दिन अच्छा। उनकी लगी होगी सर। हाँ ठीक। तो आप लोग उनसे बात कर लेना अगर आपको टच में हो, चाहे एक तो। बार बात करके हम लोग कह दिए हैं, बार बार किसी को टच अच्छा, नहीं कर सकते हम। प्रेम प्रकाश सिंह हिंदी और जी राजीव कुमार हिंदी, है ना, 2 लोग हिंदी वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इससे कह रहा हूँ कि कभी किसी को ऐसा ना हो, कोई कंफ्यूजन में क्लास ना ले पा रहा हो, तो जिसके नाम बोले जा रहे हैं अगर आप लोग उससे जानते हैं तो उससे अगर आप सही समझें, उचित समझें, तो बात कर लेना। और शुभम चौधरी मैथमेटिक्स के हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों के सामने ही नाम ले रहा हूँ बार बार दोनों लोगों का, दोनों लोग क्लास नहीं ले रहे हैं। ठीक, क्योंकि चीजें क्लियर होनी चाहिए। अपर्णा, हाँ आपकी लग गई, मैंने 2 ही लोगों के नाम बोले जो 2 लोग नहीं क्लास में। कि कल जो आपने असाइनमेंट दिया था टूल्स पे, हाँ तो टूल्स के नाम लिखने हैं या टूल्स के स्टेप लिखने हैं? अपर्णा देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज, सभी लोग म्यूट करिए पहले अपने आप को। पहली चीज तो ये कि आप लोग रूल्स को समझा करिए। रूल्स ये कहता है, जब मैं असाइनमेंट कोई सा भी देता हूँ तो मैं उसकी पहले डेडलाइन दे देता हूँ कि आप लोगों को अगली क्लास के, जब हमारी शुरू होगी शाम के 6 बजे, उससे पहले मेरे पास असाइनमेंट आने चाहिए। ठीक है, ये छोटे छोटे असाइनमेंट होते हैं, तो आपके पास पूरे 2 दिन मिलते हैं आप लोगों को काम करने के, तो वही आप लोगों की डेडलाइन होती है। ठीक, तो उसके समय के बाद में कुछ नहीं होता है अगर आप सर भेजेंगे। मुझे कंफ्यूजन थी, मैंने नहीं बना पाई। हाँ, तो मुझे आपको टूल्स के स्टेप
तो आपको मुझे नाम? हाँ आपको मुझे मैसेज करके पूछना चाहिए था ना, या अपने क्लासमेट से पूछना चाहिए था। ये चीजें तो ऐसे नहीं सर होंगी ना। पूछा था एक दो लोगों से, वो भी कंफ्यूज हाँ थे। हाँ, उसमें करना क्या था, उसमें ये करना था कि आप लोगों को स्टेप्स क्या रहते हैं टूल कंस्ट्रक्शन के, वो स्टेप्स लिखने थे बस। ठीक, वो आप लोगों को रिसर्च की बुक्स में भी मिल जाते हैं। आप लोग तो अब आजकल हम लोग ऑनलाइन इतनी चीज़ें देख रहे हैं, इंटरनेट पे मिल जाते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी असाइनमेंट में ऐसा नहीं देता हूँ जो आप लोगों को इजीली ना मिले। हाँ, वो सिर्फ सर हाँ हमसे भी बात हुई थी अपर्णा मैम की, हमने बताया भी था कि स्टेप्स ही लिखने हैं और उसमें कुछ नहीं लिखना है। हाँ बात तो हुई थी, हमने हाँ, बताया था। ये चीज़ें हैं ना आप लोगों की हैं। और देखिए एक चीज़ और मैं बताऊँ आप लोगों को, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रूल्स पे हैं। ठीक, उस रूल्स को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं या उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, लेकिन रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता है। वो चीज़ तो नहीं हो सकती। सर भानु प्रताप बोल रहे हैं। हाँ सर अपर्णा मैडम से मेरी बात हुई थी तो इन्होंने इस कंफ्यूजन को हमसे पूछना चाहा था, और इसलिए सर हमने आपको कॉल करी थी कल। तो सर हाँ आप उठा नहीं पाए थे, इसलिए सर हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए और हम आपको नहीं भेज पाए कि डिटेल्स लिखने हैं या केवल पॉइंट्स देने हैं, जैसे कि उसमें क्वेश्चन था या प्रणाली थी, सारणी थी। इस तरीके से पॉइंट्स तो आ रहे थे हम लोगों को, बट उसको डिटेल्स भी देना था या नहीं देना था, इसलिए हमने आपको कॉल किया था सर। आप नहीं उठा पाओगे, कल 11 साढ़े 11 बजे की बात है मैं दिन में। बताता हूँ वो मैं क्लास ले रहा हूँ उस समय। लेकिन यस। हाँ, होता क्या है, देखिए मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ। आप लोग सभी मैच्योर हैं, जब ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती तो आप लोग यस। मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं मुझको पर्सनली व्हाट्सएप पे उसका आंसर अच्छा आप लोगों अच्छा। को जरूर मिल सकता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप लोगों के पास ऑप्शन हैं। आप लोग थोड़ा सा इसमें हाँ अपना दिमाग लगाया करिए कि किस तरीके से आंसर मिल सकता है। हाँ, तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी। और मैं इस मुद्दे पे कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ कि चलिए सर, कोई हाँ ना, चीज़ें हैं इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों ने देखी कितनी चीज़ें कर दी हैं, लेकिन अब यस। आप लोगों के ऊपर भी है कुछ चीज़ें कि कुछ चीज़ें आप लोगों को मेंटेन करनी है ना, और सारी चीज़ें बोलने की नहीं होती, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे सारी चीज़ों का इन फ्यूचर। और आप लोग सर ये असाइनमेंट, पूछना चाह रहा हूँ, हाँ प्रेम सिंह, हाँ बताइए। एग्जाम मोड क्या रहेगा? जैसे हम लोगों का ये एक्सटर्नल एग्जाम मोड सर अभी कुछ डिसाइड नहीं हो पाया, क्योंकि तैयारी लगभग 15 दिन होने वाले हैं और 15 डेज और हैं। तो ऑब्जेक्टिव का एक अलग प्रेशर होता है, डिस्क्रिप्टिव का एक अलग प्रेशर होता है। मैं समझ रहा हूँ। तो एग्जाम मोड जैसे इंटरनल तो मान लीजिए ऑनलाइन रहेगा, वो तो एक्सटर्नल का जो होता है वो यूनिवर्सिटी या ऑनलाइन, क्योंकि आजकल तो लगभग ऑनलाइन ही हो रहे हैं एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल अभी तक ये डिसाइड है, क्योंकि हम लोग पहले अपने आप को सब लोग म्यूट करिए, इसमें आवाज़ रिपीट होती है, मुझे सुनाई देती है फिर। हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो हम लोगों के पीजी के स्टूडेंट्स हैं और चाहे वो यूजी के स्टूडेंट्स हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के, वो फाइनल ईयर वालों के सबके ऑफलाइन एग्जाम कराए जाएंगे, किसी का भी कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं कराया जाएगा। वो बात अलग है, वो 3 घंटे का एग्जाम को हम 1.5 घंटे में करवा लें या 1 घंटे में करवा लें, ठीक है। हाँ, पर उनका ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है सर ना शायद। सुनिए, हाँ मैं बताता हूँ। आप लोगों के साथ में क्या चीज़ रहती है, वो एक चीज़ पे ही डिपेंड नहीं करेगी, वो उस समय की सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगी कि हम लोग कम समय में करवा सकते हैं, या अगर सही सिचुएशन रही तो आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा, लेकिन होगा फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पर ही। इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों का सर हम अभी लोग ये 12 हाँ हाँ, सर हम लोग 10-12 ही बच्चे हैं, तो ऑनलाइन ही हो जाए तो बेहतर होगा। ऑनलाइन ऑनलाइन तो नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि उसमें चीज़ें इसलिए डिफरेंट हो जाएंगी, वो वैलिड होगा नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं ना कि पीएचडी का मामला है ये। पीएचडी का मामला है, जब हम लोग पीजी स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं ऑफलाइन मोड में, हम लोग यूजी के फाइनल स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं ऑफलाइन मोड में, तो हम लोग 17 स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में क्यों नहीं बुला सकते, है ना ये क्वेश्चन। बिल्कुल सर, किसी हाँ भी मोड में हो कोई हाँ, दिक्कत नहीं, बस सर ये है कि मतलब क्लियर हो जाए, ऑब्जेक्टिव ना है ना। हो, बस हाँ इतना ये नहीं चाह रहे नहीं, कि बिल्कुल बिल्कुल। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हम लोग दिए थे उसी टाइप का हो, ऑब्जेक्टिव ना हो, क्योंकि फिर एकदम एग्जैक्ट चीजें फिर वो करनी पड़ेंगी। हाँ नहीं बिल्कुल, आप उस चीज़ से आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी।
ठीक, आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए बस। आप लोगों का बस सिर्फ इतना काम है कि आप यूनिवर्सिटी से जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती जाती हैं उस चीज़ को फॉलो करते रहिए, उस पर काम करते रहिए, सारी चीज़ें होती जाएंगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस चीज़ों से। हाँ बस एक काम जरूर सर करना। एक चीज और पूछनी थी, छोटी सी चीज थी। हाँ अंकित ये जो क्लासेस हो रही हैं, क्या इनको हम लोग यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं? बिल्कुल सुन सकते हैं, सारी यूट्यूब पे अपलोड की जा रही हैं। ठीक है, अपलोड की जा रही हैं। आप लोग आपस में, आप लोगों को पता भी होगा, प्री पीएचडी के नाम से चैनल क्रिएट किया गया है। सर लिंक भेजी थी, मैं शेयर कर सर दूंगा लिंक मेरे पास। भेजी थी हाँ। आलोक सर ने। मेरे पास जिसकी भी कॉल आई थी, असाइनमेंट से रिलेटेड या मैसेज आया था, तो मैंने उससे वो लिंक दी थी। मैं खुद भी उससे रिपीटेड सुन लेती हूँ, जिससे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो उसकी लिंक से आप लोग अपना सुन सकते हैं दोबारा तिबारा जब भी आपका मन करे। तो ठीक है, वो चीज़ें भी हैं आप लोगों के पास में अवेलेबल। और दूसरी ये बात कि बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। बस एक सजेशन ये है मेरा कि आप लोग बुक जरूर देखिए रिसर्च की, अदरवाइज चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि विदाउट हम बुक के कुछ काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो जनरली जो आपका टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड आप लोग पढ़ते रहिए। ठीक है, ये चीज़ें इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट हैं कि आप लोगों के प्री पीएचडी में एक हिस्सा है, ये तो आप लोगों का, भाई आप लोग का, आप प्री पीएचडी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि आप लोग इसके आगे रिसर्च का काम करेंगे। तो जब रिसर्च का काम करेंगे आप लोग, तो रिसर्च तो क्लियर होनी चाहिए ना कि रिसर्च है क्या। अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़िए, आप लोग अपनी स्ट्रीम के हिसाब से पढ़िए। ठीक, तो ये आप लोगों के लिए एक सजेशन है, और जो आप लोगों को करना भी चाहिए कि रिसर्च की बुक आप खरीदें, पढ़ें उसको। ठीक, सर मैं आलोक बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स में। हाँ जी बताइए।